आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। समुद्री तूफान गुलाब आंध्र प्रदेश और ओडिशा के साहिल से टकरा गया। शाम 7 बजे ये इन दोनों साहिलों से टकराया। इसके साथ ही आंध्रा के श्रीकाकुलम में तेज़ हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। यहाँ साहिल के किनारे एक नाव तूफान से टकरा गई। इसमें 6 मछुआरे सवार थे। ये सभी नाव से तेज़ लहर के टकराने से समुद्र में गिर गए। इनमें से 2 की मौत हो गई, 3 महफूज साहिल पर पहुंच गए और एक मछुआरा अब भी लापता है। उसकी तलाश में इंडियन नेवी बचाव मुहिम चला रही है। ये हादसा मंडासा साहिल पर हुआ। इससे पहले महकमे मौसमियात ने आंध्र प्रदेश के शुमाली इलाकों और ओडिशा के जुनूबी इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। ओडिशा में NDRF के 24, ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स के 42 दल तैनात किए हैं और 1600 लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में गुलाब तूफान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी से फ़ोन पर बातचीत की और उन्हें तयक़्क़ुन दिया कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से आंध्र प्रदेश रियासत को इस तूफ़ान से महफूज रहने और राहत व बाज़ाबातकारी के तमाम इमदादी कामों में मदद करने का तयक़्क़ुन दिया। वज़ीर आज़म ने रियासत की आवाम की खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने शहर हैदराबाद में कल शब हुई शदीद बारिश के बाद पैदाशुदा सूरत हाल और बारिश के पानी की निकासी के लिए उसकी मानसून टीमों के साथ साथ डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेस टीम को तैनात किया। मेयर GHMC विजय लक्ष्मी ने मानसून की एक्शन कमेटियों को चौकस रहने की हिदायत दी और इंजीनियर से ख्वाहिश की गई है कि वो ज़मीनी सतह पर सूरत हाल की निगरानी करें और फौरी इक़दाम करें। इसी दौरान GHMC एनफोर्समेंट विजिलेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डायरेक्टर विश्वजीत कंबापट्टी ने ट्विटर पर आवाम से ख्वाहिश की कि वो डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की मदद के लिए फ़ोन नंबर 040 जो कि हैदराबाद का कोड है, नंबर है 29555500 डायल करें। शहर में सूरत हाल के मामूल पर आने तक ये टीमें सरगर्म रहेंगी। इन टीमों ने पानी की निकासी के साथ साथ बारिश के नतीजे में गिर जाने वाले दरख्तों की शाखों को हटाने का काम किया। शहर हैदराबाद में कल शब कई घंटों तक हुई तूफानी बारिश के दौरान मनीकोंडा इलाके में एक शख्स खुले मेन होल में गिरने के बाद बह गया। ये शख्स जो गोलकुंडा टेम्पल इलाके में मेन होल में हादसाती तौर पर गिरने की वजह से बह गया था, उसकी तलाश का काम ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और DRF की टीमें सरगर्मी से कर रही हैं। इसकी मेन होल के गले में गिरने के दौरान पानी का शदीद बहाव था जो इसको बहा कर ले गया। ये वाक़या कल शब 9 बजे पेश आया। ये शख्स सड़क को अबूर कर रहा था जहाँ पर पाइपलाइंस खुली हुई थी। इस वाक़े का वीडियो करीब की एक इमारत से एक शख्स ने लिया जो तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। इस बह जाने वाले शख्स की तलाश का काम NDRF और GHMC की जानिब से सरगर्मी के साथ किया जा रहा है। तकरीबन 2 माह से इस इलाके में ड्रेनेज के काम किए जा रहे थे और तारीकी होने की वजह से उस शख्स को ये खुले मेन होल दिखाई नहीं दिए, जिसके नतीजे में वो इसमें गिरकर बह गया। इस बह जाने वाले शख्स की शिनाख्त सॉफ्टवेयर इंजीनियर 42 साला रजनीकांत के तौर पर की गई है। मकाम वाक़या से तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर इसका मकान है। वो शादनगर की नवा ग्रीन कंपनी में मुलाजिम है। तेलंगाना की वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने हैदराबाद के मनीकोंडा इलाके में कल शब हुई शदीद बारिश के दौरान सड़क अबूर करने वाले शख्स के मेन होल में गिरकर बह जाने के वाक़े पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए इसे अफसोसनाक वाक़या करार दिया। उन्होंने कहा कि उस शख्स की तलाश का काम किया जा रहा है। उन्होंने मकाम वाक़या का मायना किया और ओहदेदारों को उस शख्स की तलाश के काम में तेज़ी पैदा करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मौसम बरसात के दौरान जिस इलाके में काम किया जा रहा है वहाँ बैरिकेड्स लगाने की ज़रूरत है। इस वाक़े के बाद हुक्काम चौकस हो गए। उन्होंने कहा कि इस लापरवाही पर ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। దురదృష్టకరం ఎవరైతే ఇక్కడ మిస్ అయినారో వాటర్లో అతన్ని ఐడెంటిఫై చేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. అధికారులు రాత్రి నుండి కూడా రెస్క్యూ టీం కూడా ఉండి వెతికే ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతూ ఉంది.
గతంలో ఇదే ఏరియాలో వర్షం వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న అపార్ట్మెంట్స్ అన్ని మునిగిపోయిన సందర్భంలో భవిష్యత్తులో అలాంటి ప్రాబ్లం రాకుండా ఉండేటట్టు ఇక్కడ అప్గ్రేడ్ చేస్తూ రెయిన్ వాటర్ పోవడానికి అనేది ఇక్కడ అప్గ్రేడ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. అది డ్రైనే కదా అని నిర్లక్ష్యం వహించకుండా డ్రైన్ పని జరుగుతున్నా కూడా అక్కడ అన్ని మెజర్స్ తీసుకోమని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. అక్కడ ఎక్కడన్నా పని జరుగుతున్న సందర్భంలో బారికేడ్స్ పెట్టే ప్రయత్నం చేయమని ఈ సంఘటన దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇంకా మిగతా అన్ని మున్సిపాలిటీస్లో కూడా ఇదే విధంగా అప్గ్రేడ్ చేస్తూ ఉన్నాం. పెద్ద పెద్ద లైన్స్ వేసుకురావడం జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి అక్కడ జరుగుతున్న సందర్భంలో అధికారులందరూ కూడా దయచేసి అక్కడ బారికేడ్స్ ఏర్పాటు చేసే ప్రయత్నం చేయండి. వీలైనంత తొందరలో వీరిని ఐడెంటిఫై చేసి తప్పకుండా వాళ్ళ కుటుంబానికి తప్పకుండా ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుంది. వర్షాలు పడడం మణికొండ ఏరియాలో ఒక 10 సెంటీమీటర్స్ వర్షం పడింది కాబట్టి ఇక్కడ మొన్ననే రిపేర్ స్టార్ట్ అయిందంటే, ఎందుకంటే ఇంత అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ రెయిన్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ ఓపెనింగ్ చూడలేదంటే రజనీకాంత్ అనే 42 years అతను. ఆయన అప్పుడే బయటకు వచ్చాడు. ఆ ఏదైతే ఓపెనింగ్ చూడక అందులో పడిపోయాడు. బేసికల్గా ఏమవుతుందంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి నాలు ఏదైతే ఓపెన్ అయ్యి నీళ్ళు బయటికి వెళ్తున్నాయో ఆ నీళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తుందన్న కరెక్ట్ ఫోర్స్ కరెక్ట్ ఫ్లో రెండు తెలియట్లేదు కాబట్టి ఇంకొంచెం టైం పడుతుంది కావచ్చు. డెఫినెట్గా అంటే కూడా దురదృష్టకరం. ఎవరైతే ఇక్కడ మిస్ అయినారో వాటర్లో అతన్ని ఐడెంటిఫై చేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. అధికారులు రాత్రి నుండి కూడా రెస్క్యూ టీం కూడా. हैदराबाद में कल रात कई घंटों तक हुई शदीद बारिश के बाद मनीकोंडा के कई इलाकों के अपार्टमेंट्स के सेलार्स में पानी दाखिल हो गया। मनीकोंडा में सबसे ज़्यादा 10.8 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सेलार्स में दाखिल पानी को मोटर्स की मदद से निकाला गया। उन अपार्टमेंट्स में रहने वालों ने कहा कि बारिश होने पर इसी तरह की सूरत हाल का उनको सामना करना पड़ता है। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इस सिलसिले में बल्दी ओहदेदारों को कई मरतबा तवज्जो दिलाई गई, ताहम इस मसले पर बल्दी ओहदेदारों ने नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि हर मरतबा बारिश होने पर सेलार्स में पानी दाखिल हो जाता है, जिसकी निकासी के लिए उनको अपनी जेब से रकम देनी पड़ती है। तेलंगाना के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में पानी के शदीद बहाव के बाद पानी को छोड़ा गया। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में पानी के शदीद बहाव का सिलसिला जारी है। बालाई इलाकों में हुई बारिश के सबब इसमें शदीद बहाव के पेश नज़र आबपाशी के ओहदेदारों ने इसके 2 दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा। इस प्रोजेक्ट में 71,140 क्यूजिक्स पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद उसके दरवाजे खोलते हुए 77,057 क्यूजिक्स पानी को छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह आब 590 फीट है, जबकि इसकी मौजूदा सतह आब 589.50 फीट दर्ज की गई, जबकि टीएमसी में इसकी मुकम्मल सतह आब 312.04 टीएमसी है, जबकि इसकी मौजूदा सतह आब टीएमसी में 310.55 है। मंचिरियाल जिले के एलमपल्ली प्रोजेक्ट की सतह में भी इजाफा हुआ, जिसके बाद उसके 24 दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट से 1,91,080 क्यूजिक्स पानी को छोड़ा गया। इसकी मुकम्मल सतह अब 20.175 टीएमसी है, जबकि इसकी मौजूदा सतह अब 19.2863 टीएमसी दर्ज की गई। रियासती हुकूमत ने आइंदा तालीमी साल के लिए मजीद 8 नए मेडिकल कॉलेजेस के क़याम के इक़दाम शुरू कर दिए हैं। इस सिलसिले में महकमे सेहत व तबाबत की जानिब से नेशनल मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट में 8 नए कॉलेजेस के क़याम के सिलसिले में दरख्वास्तें अपलोड कर दी गई हैं। ये कॉलेजेस अजला मंचिरियाल, संगारेड्डी, कोत्तगुडम, महबूबाबाद, नागर कर्नूल, जगतियाल, रामागुंडम, वनपर्ती शामिल हैं। मज़कूरा मकामात पर कायम होने वाले मेडिकल कॉलेजेस की तालीमी सरगर्मियाँ आइंदा तालीमी साल 2022-23 से शुरू होंगी। हर कॉलेज में 150 MBBS की सीट्स होंगी। इस तरह मजमूई तौर पर आइंदा तालीमी साल से रियासत में MBBS की 1200 जायद सीटें दस्तियाब होंगी। डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर रमेश रेड्डी ने बताया कि 8 नए मेडिकल कॉलेजेस के क़याम के लिए रियासती हुकूमत ने नेशनल मेडिकल काउंसिल को दरख्वास्त दाखिल की है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जारिया साल के नवंबर या दिसंबर में नेशनल मेडिकल काउंसिल के अहदेदार मज़कूरा कॉलेजेस के मकाम का मुआयना करेंगे और कॉलेजेस के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से तजवीज़ करदा अराज़ी और इमारतों का मुआयना करेंगे। बाद नेशनल मेडिकल काउंसिल इन कॉलेजेस को मंजूरी देगा। रमेश रेड्डी ने बताया कि नए मेडिकल कॉलेजेस के लिए प्रोफेसर्स और दीगर मेडिकल अमले के तकर्रुरात के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में फ़िलवक्त 9 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिनमें 1715 MBBS की सीटें हैं। इसके अलावा नलगुंडा के बीबी नगर एम्स में मजीद MBBS के 50 सीटें हैं। आइंदा साल मजीद 8 कॉलेजेस को मंजूरी मिलने पर तेलंगाना में सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की तादाद 17 तक पहुंच जाएगी। इसी तरह रियासत में खानगी सतह पर 23 मेडिकल कॉलेजेस में 3,350 सीटें हैं। आइंदा तालीमी साल तक सरकारी और खानगी सतह पर तेलंगाना में मजमूई तौर पर MBBS की 6,315 सीटें हो जाएंगी।
रियासती असेंबली में तेलंगाना की मुसल्ह जदोजहद में हिस्सा लेने वाली चाकली एल्लम्मा की 126वीं जयंती तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, काउंसिल के प्रोटम चेयरमैन भूपाल रेड्डी, वजीर उमूर मुखन्ना वी प्रशांत रेड्डी, पीवीसी चेयरमैन जीवन रेड्डी, असेंबली के सेक्रेटरी डॉक्टर वी नरसिम्हा चारियोलू और दूसरों ने चाकली एल्लम्मा को खिराज पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए स्पीकर असेंबली ने कहा कि ज़मीन के लिए आज़ादी के लिए चाकली एल्लम्मा ने निज़ाम के रजाकारों और ज़मींदारों के खिलाफ अपनी जान की परवाह किए बगैर जद्दोजहद की थी। आज की नौजवान नस्ल को चाकली एल्लम्मा के कारनामों से वाकिफ करवाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि चाकली एल्लम्मा का ताल्लुक धोबी तबके से था, लेकिन उन्होंने तेलंगाना में गरीबों के साथ हो रही नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। स्पीकर असेंबली ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए ख़तई मरहले की जो तहरीक चलाई गई थी, उसमें चाकली एल्लम्मा का जज्बा था। ఐదుగురు కొడుకులు ఒక బిడ్డతో సంతానంతో పేదరికం గడుపుతున్నటువంటి చాకలైలమ్మ వారి తల్లిదండ్రులు పెద్దల ఇళ్లలో బట్టలు ఉతుకుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఆమె ఆనాడు కొంతమంది దొరల యొక్క నియంతృత్వ పోకడలకు సహించలేక మనసున్నటువంటి మనిషిగా ఈ సమాజంలో అందరికి గౌరవం లభించాలనేటువంటి ఒక సంకల్పంతో ఆమె ఉద్యమ స్ఫూర్తితో ఎవరైతే నియంతృత్వ పోకలతో వెళ్తున్నారో వారిని ఎదిరించి ఆడబిడ్డ అయినప్పటికీ ధైర్యంతో అడుగులు ముందుకేసినటువంటి వ్యక్తి చాకలైలమ్మ గారు. అందుకే వారిని వ్యక్తి కాకుండా శక్తిగా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆమె ఈరోజు మనందరికీ స్ఫూర్తిదాయకమైంది. తెలంగాణ ఉద్యమం మరివిర్త కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో జరిగిన సందర్భంలో కూడా ఆమెను ఆదర్శంగా తీసుకొని ఆమెను పూర్తిగా తీసుకొని తెలంగాణ ఉద్యమం నడుపుకున్నాం. సామరస్యంగా శాంతియుతంగా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నాం. ఒకప్పుడు దొరలు వారి నియంతృత్వ పోకడలు వారితో ఎదిరించాలంటే ధైర్యం అయ్యేది కాదు, వారితో ఇంటికి వెళ్ళి మాట్లాడాలంటే ధైర్యం అయ్యేది కాదు ఆనాడు. मरकजी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा कि पसमानदा तबकात के लिए फराहम किए जाने वाले BC तहफ़्फ़ुज़ात को जारी रखा जाएगा। खैरताबाद के विश्व विश्वेश्वरैया भवन में नेशनल BC कमीशन की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत बिलखुसूस वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पसमानदा तबकात की तरक्की और बहबूद के मामले में संजीदा हैं। उनकी संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मरकजी काबीना में पसमानदा तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले 27 कायदीन को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि पसमानदा तबकात के अफराद को उनकी आबादी के तनासुब से तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि 27% BC तहफ़्फ़ुज़ात से इस तबके को समाजी, माशी और तालीमी तौर पर आगे बढ़ाया जा सकता है। किशन रेड्डी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत पसमानदा तबकात के अलावा पिछड़े तबकात की बहबूद को जहन में रखते हुए स्कीमात पर अमल कर रही है। उन्होंने कहा कि BC कमीशन के अहकाम पर अमल आवरी करवाने की जिम्मेदारी मुख्तलिफ BC तंजीमों पर आयद होती है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने हर ख़ानदान को पेट भर खाना फराहम करने के लिए फूड सिक्योरिटी एक्ट को मुतारिफ किया। इस कॉन्फ्रेंस से गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन और हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने भी खिताब किया। ప్రతి ఒక్కరు ఓబీసీ కమిషన్ గురించి అన్ని విజయాలు మాట్లాడారు. ఈరోజు ఓబీసీ కమిషన్ 2 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నది. ఈ 2 సంవత్సరాలు ఎన్నో సంవత్సరాలు పనిలో పూర్తి చేసున్నది. ఈరోజు ఈ ఫుల్ హాల్ను పవర్ఫుల్ పీపుల్ను
చూస్తే లో చేపట్టాలి అనేటువంటి విషయం నేను రాత్రి 10 వరకు కూడా నేను నాగాలాండ్లో ఉన్నాను. నాగాలాండ్లో 85% రిజర్వేషన్ ఎస్టీలకు ఉంటుంది. జనాభా ప్రాతిపదికన ఎస్టీలు అక్కడ మొత్తం ట్రైబల్స్ ఉంటారు. సుమారు 16-17 ట్రైబల్స్ నాగాలాండ్లో ఉంటాయి. కాబట్టి అక్కడ వాళ్ళ జనాభా ప్రాతిపదికన అక్కడ ఉండేటువంటి మన రాజ్యాంగం ప్రకారం డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఇచ్చినటువంటి రాజ్యాంగం ప్రకారం అక్కడ 85% రిజర్వేషన్ అనుకుంటుంది. అదేవిధంగా మన బీసీలకు సంబంధించి కూడా జనాభా ప్రాతిపదికన రిజర్వేషన్స్ కల్పించేటువంటి 16(4) ప్రకారంగా దేశంలో రిజర్వేషన్ కల్పించినటువంటి మహానుభావుడు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అని నేను మీకు హృదయపూర్వకంగా ఆదేశిస్తున్నాను. అలాగే మనకు ఈ యొక్క రిజర్వేషన్లు ఎస్సీలు ఎస్టీలకు మాత్రమే రిజర్వేషన్లు కల్పించబడ్డాయి. తదుపరి वज़ीर पंचायत राज एरावली दयाकर राव ने कहा है कि रियासत में तमाम तबक़ात की मसावी तरक्की के इक़दाम किए जा रहे हैं। चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना रियासत गुज़िश्ता 7 साल से तरक्की और अवामी बहबूद के कामों में नंबर 1 मकाम पर है। उन्होंने आज महबूबाबाद ज़िले के कुमनापल्ली तांडे में 20 लाख की लागत से तामीर करदा ग्राम पंचायत की इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर शशांक और दूसरे मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए दयाकर राव ने कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में तेलंगाना इलाके को नज़रअंदाज कर दिया गया था। आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीर में तेलंगाना गुज़िश्ता 60 साल से नज़रअंदाज किया गया, लेकिन 2014 के बाद तेलंगाना की तश्कील और रियासत में टीआरएस के इख्तिदार में आने के बाद कालेश्वरम जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स तामीर किए गए, जिससे रियासत की लाखों एकड़ अराजियात सैराब हो रही है। दयाकर राव ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से कबल तक रियासत के किसान काफ़ी परेशान थे, लेकिन केसीआर हुकूमत में किसान काफ़ी खुशहाल हैं। उन्हें 24 घंटे मुफ्त बरखी के अलावा कास्ट के अखराजात के लिए हर साल 10,000 रुपये फ़ी एकड़ रकम तकसीम की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की तरक्की और फलाह बहबूद के कामों में तेलंगाना रियासत मुल्क भर में सरे फहरिस्त है। दयाकर राव ने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर ज़राअत के शोबे को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में हुकूमत की हौसला अफजाई और मुख्तलिफ सहूलियात की फराहमी की वजह से लाखों टन धान की पैदावार हो रही है, लेकिन मरकज़ी हुकूमत अक़ल तरीन कीमतों को अदा करते हुए तेलंगाना से धान की खरीदी में पसोपेश कर रही है। हुज़ूराबाद का ज़मनी इलेक्शन दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और टीआरएस ने इससे अपनी इज़्ज़त नफ्स का मसला बना लिया, जिसमें कामयाबी कौन हासिल करेगा ये फ़िलहाल नहीं कहा जा सकता। हुकूमत तेलंगाना ने इस ज़मनी इंतखाब को जीतने के लिए हज़ारों करोड़ रुपए का प्लान बनाया है और दलित बंधु जैसी स्कीम और दीगर माली फ़वाइद देने के बावजूद हुज़ूराबाद के लोग टीआरएस पार्टी से कितने मुतासिर हैं, इसका अंदाज़ा यहाँ पर मुनक़िदा हरीश राव के जलसे आम में आवाम की शिरकत से लगाया जा सकता, जिसमें लोगों ने अपनी अदम दिलचस्पी का इजहार किया और मजबूरन हरीश राव को खाली कुर्सियों से ही खिताब करना पड़ा। वज़ीर जंगलात इंद्रकरण रेड्डी ने कहा कि हुकूमत माहीगीरों की फलाह बहबूद को फ़रोग़ देने के इक़दामात को यकीनी बना रही है। रियासती वज़ीर ने इतवार के रोज़ निर्मल ज़िले के सारंगापुर मंडल में वाक़ स्वर्णा प्रोजेक्ट में मछली के बच्चों को छोड़ा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत माहीगीरों को मुफ्त मछली के साथ साथ मार्केटिंग के लिए गाड़ियां भी फराहम कर रही है। उन्होंने माहीगीरों से सरकारी स्कीमात से इस्तेफ़ादा करने की अपील की। तकरीब में मकामी नुमाइंदों और दीगर ने शिरकत की। एआईसीसी की अपील पर कुल जमाती कायदीन के साथ 27 सितंबर को भारत बंद में कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनों से बड़े पैमाने पर हिस्सा लेते हुए बंद को कामयाब बनाने की टीपीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी, वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़, सीनियर नायब सदर मल्लू रवि ने अपील की। उन्होंने इतवार को इस हवाले से एक बयान जारी करते हुए कहा कि मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ भारत बंद का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इसी तरह 30 अक्टूबर को ज़िला कलेक्टर्स को याददाश्त पेश करने और 5 अक्टूबर को 400 किलोमीटर का अहाता करते हुए पोडू रास्ता रोको अश्वाराव पेट से आदिलाबाद तक मुनक्किद किया जाने वाला है। उन्होंने आवाम से अपील की कि इन सभी एहतजाजी प्रोग्रामों को कामयाब बनाया जाए। अब नज़र डालते हैं कोरोना के आंकड़ों पर।
पिछले 24 घंटों में तेलंगाना में कोरोना के 34,200 टेस्ट किए गए, जिसमें 170 अफराद मुस्बित पाए गए। इस दौरान किसी भी शख्स की मौत नहीं हुई, इसीलिए मरने वालों की मजमूई तादाद 3,912 ही रही, जबकि अब तक इस मर्ज से 6,56,544 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में यह आंकड़ा 259 का रहा। रियासत में अब भी 4,612 अफराद का इलाज चल रहा है। एआईसीसी तर्जुमान डॉक्टर दासाजू श्रावण ने दावा किया है कि तेलंगाना में कोविड की पहली और दूसरी लहर में करीब 1,20,000 अफराद की मौत हो गई है, लेकिन रियासती हुकूमत कोविड से होने वाली अमवात के झूठे आंकड़े पेश कर रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि कोविड से हुई अमवात का बाज़ाब्ता ऑडिट करवाया जाए, ताकि मरने वाले सभी अफराद को मरकजी हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले 50,000 रुपये का मुआवजा मिले। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों और बुजुर्गों, आप सबको ये जानकारी होना चाहिए, पूरे तेलंगाना में कोविड के दरमियान फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में मिलकर जो है सो कांग्रेस पार्टी के तरफ से हम जो एनालिसिस किए हैं उसके दरमियान हमें ये पता हुआ कि 1,20,000 से ऊपर जो है सो लोग मर गए। मगर तेलंगाना हुकूमत जो है सो झूठी आंकड़े बताते हुए और सब अच्छा हुआ बोल के एक कैमोफ्लेज करने के लिए जो है सो उन लोग आज तक सिर्फ 3,912 लोग ही मर गए बोल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेबसाइट पे बता रहे। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन के वजह से जो है सो और केंद्र सरकार ने अभी जिन लोग भी मर गया कोविड के वजह से पूरे हिंदुस्तान में, उन सब फैमिलीज को जो है सो एक पर्सन जो मर गए उनको 50,000 रुपए देने का जो है सो स्कीम लाया है। अब तेलंगाना हुकूमत से हमारी पूछ है, आप सिर्फ 3,912 लोगों को देंगे ये 50,000, या नहीं तो 1,20,000 लोगों को देंगे? हम सबको तो ये मालूम है हर घर में किसी न कोई मर गया है, हर गली में, हर गांव में, हर फैमिली में कोई ना कोई मर गया है, सेकेंड वेव में खास तौर से। फिर जो है सो सिर्फ 3,912 लोग बताए, तो अगर केंद्र सरकार ने जो पैसा दे रहा है वो तो सिर्फ 3,900 लोगों को मिलेगा, मगर 1,20,000 लोग ऊपर से जो है सो मर गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी के तरफ से एक केंद्र मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव से हमारी गुजारिश है कि ये जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डेथ रिकॉर्ड्स है उसका ऑडिट कीजिए और फैक्चुअल डेथ सर्टिफिकेट्स इश्यू कीजिए। वो डेथ सर्टिफिकेट में जो है सो रीजन फॉर डेथ, किस वजह से जो है सो इन लोग मर गए, अगर कोविड वजह से मर गए तो आईसीएमआर प्रोटोकॉल्स के दरमियान जो है सो कोविड बोल के उसमें मेंशन करके कोविड डेथ सर्टिफिकेट्स दे दीजिए, ताकि वो लोग केंद्र सरकार से 50,000 रुपए हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ में बहुत सारे बच्चे जो है सो ऑर्फन्स हो गए हैं, किसी का मां मर गया, किसी का बाप मर गया, किसी का मां बाप भी मर गया, वो बच्चों को कोई देखभाल करने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी की गुजारिश है मुख्यमंत्री जी से कि जितने भी बच्चे ऑर्फन हो गए उन सब लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, साथ ही साथ में एजुकेशन और सोशल सिक्योरिटी देना। अस्सलाम। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने रियासत के बीसी तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए भी दलित बंधु स्कीम के खतूत पर बीसी बंधु स्कीम पर अमल करने का मुतालबा किया। रियासती हुकूमत ने करीमनगर जिले के हुजूराबाद में रहने वाले दलितों के साथ साथ दीगर 4 मकामात के दलितों के लिए इस स्कीम का आगाज़ किया है। इस स्कीम के जरिए हर दलित खानदान के बैंक खाते में 10 लाख रुपए की रकम जमा करवाई जा रही है। इस स्कीम का मकसद दलितों को बाइख्तियार बनाना है। ये रकम नाकाबिल वापसी है। बंडी संजय, जिन्होंने अपनी प्रजा संग्राम यात्रा के 30 दिन मुकम्मिल कर लिए हैं, उन्होंने इस खुसूस में वज़ीर आला KCR को मकतूब रवाना किया, जिसमें उन्होंने अहल हर बीसी खानदान को 10 लाख रुपए की मदद फराहम करने की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि बीसी तबके की आबादी रियासत की आबादी का 50% है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत में हुकूमत जमात TRS के दौर में बीसी सब प्लान पर मुनासिब अमल नहीं किया जा रहा है। 46 बीसी तबकात के लिए इज़्ज़त नफ्स भवन का वादा किया गया था, इस भवन की तामीर का क्या हुआ? उन्होंने कहा कि बुनकरों को चावल और हेल्थ कार्ड की सहूलत फराहम की जाए। TRS रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की जानिब से मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के सिलसिले में मिलियन मार्च निकालने के ऐलान को मज़ाक़ खैज़ करार दिया। TRS लेजिस्लेचर पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत
हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार फराहम करने का वादा करते हुए गुज़िश्ता 7 वर्षों से नौजवानों को धोखा दे रही है। उन्होंने बंडी संजय को मशवरा दिया कि वो अपनी मिलियन मार्च दिल्ली में मुनक़िद करते हुए मोदी हुकूमत को हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार फराहम करने के वादे को पूरा करवाएं। टीआरएस रुकन असेंबली ने कहा कि गुज़िश्ता 7 सालों के दौरान तेलंगाना में सरकारी महकमों में 1,30,000 से ज़्यादा सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात हुए और बहुत जल्द 50,000 से ज़्यादा सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात का अमल शुरू होने वाला है। टीआरएस रुकन असेंबली ने कहा कि बीजेपी हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ अवाम आज मोदी हुकूमत के खिलाफ ही मिलियन मार्च निकालने की तैयारी कर रहे हैं। ఆసుపత్రి గురించి ఆ క్రీడా ప్రాంతం నుంచి తీసుకుంటే నీకు అంత బాధ అయితే ఈ దేశాన్ని అప్పనంగా తాకట్టు పెట్టి స్వయంగా కేంద్ర మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ గారు ఒక 6 లక్షల కోట్ల విలువైనటువంటి అన్ని రకాల ప్రభుత్వ ఆస్తులు అమ్మడం లేదు, మేము లీజ్ ఇస్తున్నామని చెప్పి 50 సంవత్సరాల లీజ్ ఇస్తామని నిర్మలా సీతారామన్ గారు చెప్పారు. ఇది మీడియా మిత్రులు చూడాలి. మరి 50 సంవత్సరాల తర్వాత తిరిగి మనకు వచ్చేస్తాయని నిర్మలమ్మ అంటే చిదంబరం గారు చెప్పారు, నిర్మలమ్మ గారు మీరు మీ ఇంటిని మాకు లీజ్కి ఇవ్వండి, ఆ కాలంలో నేను ఆ ఇంటిని మెయింటైన్ చేయను, మరమ్మతులు చేయించను, పెయింటింగ్ వేయించను, లీజ్ తర్వాత మీ ఇల్లు మీకు ఇస్తే ఏ స్థితిలో తిరిగి వస్తుందని చెప్పడం జరిగింది. అంటే చిదంబరం గారు చెప్పారు. దాని తర్వాత వారి నిర్మలా సీతారామన్ గారు మొత్తం అన్ని రకాల కంపెనీలను స్వయంగా అమ్మేస్తాం, లీజ్కి ఇస్తామని చెప్తే వీరు మాట్లాడుతారు. నిన్న ఈ స్పోర్ట్స్ స్టేడియంలో ఉన్నటువంటి కొంత భూమి జాగా మరి ఆ యొక్క ప్రాంతం గురించి ఆ యొక్క స్టేడియం ఏదైతే ఉందో ఆ స్టేడియంలో ఒక 5,000 గజాలు ఆసుపత్రి కోసం మరి ఆయన 5 ఎకరాలు ఉన్నారా 5,000। सैबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने उसके कमिश्नरेट के हुदूद में 2 व्हीलर गाड़ियों पर खतरनाक करतबबाजी करने वालों की शिकायत उससे करने की ख्वाहिश की। सैबराबाद पुलिस ने अपने सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडल के जरिए ये अपील की है। पुलिस ने कहा कि खतरनाक करतबबाजी गाड़ियों पर करने की सोशल मीडिया पर वीडियोस को देखकर उसकी तफसीलात फराहम करने की ख्वाहिश की। पुलिस ने कहा कि सड़क पर तेज़ रफ्तारी के साथ गाड़ी चलाने, गाड़ियों को दौड़ाने समेत मुख्तलिफ स्टंट्स करना जुर्म है और ये ख़तरनाक भी है। सैबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने जोर देते हुए कहा कि इसके कमिश्नरेट के हुदूद में ख़तरनाक स्टंट्स करने वालों की तस्वीर, वीडियोस, तारीख, वक्त के साथ भेजी जाए। सैबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इस खुसूस में अपना सेल नंबर 9490617346 भी दिया है। शादी के 1 माह के अंदर ही बीवी के किरदार पर शुबा करते हुए शोहर ने उसका कत्ल कर दिया और बादअज़ां अपना गला काट लिया। ये बहिमाना वारदात हैदराबाद के प्रगति नगर में पेश आई। खातून के रिश्तेदारों ने बताया कि कामारेड्डी ज़िले के गंधारी मंडल के तिम्मापुर देहात के रहने वाले गंगाधर की बेटी सुधा रानी की शादी कामारेड्डी के ही रहने वाले किरण कुमार से गुज़िश्ता माह की 27 तारीख को हुई थी। शादी के वक्त 14 लाख रुपए नकद रकम, कामारेड्डी में एक प्लॉट, 10 तोले के तलाई जेवरात दिए गए। ताहम शादी के 2 दिन बाद ही शोहर किरण ने अपनी बीवी के किरदार पर शक करना शुरू कर दिया था। उसने अपनी बीवी के किरदार पर शुबा करते हुए क़ब्ल अज़ीम भी उसका गला दबाने की कोशिश की थी, जिसकी शिकायत सुधा ने अपने वालिदैन से की थी और ख़ानदान के बुज़ुर्गों ने मामला फहमी की थी। ताहम एक मरतबा फिर उसने बीवी पर शुबा करना शुरू कर दिया। वो 1 हफ्ते के बाद अपनी बीवी को कामारेड्डी से हैदराबाद के प्रगति नगर ले आया, जहां उसने अपनी बीवी के किरदार पर शुबा करते हुए उसका कत्ल कर दिया और फिर तेज़धार हथियार से अपना हाथ काट लिया, जिसके नतीजे में वो ज़ख्मी हो गया। उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। अक्टूबर में बैंकों में 21 दिन कामकाज नहीं होगा। इसके अलावा इस महीने में 2 सैटरडेज यानी सेकंड सैटरडे और 4th सैटरडे जिस दिन बैंक काम नहीं करते हैं और 5 संडेज हैं। साथ ही इस महीने नवरात्रि और दशहरा समेत कई सारे त्यौहार भी आ रहे हैं। इसके चलते मुल्क की अलग अलग रियासतों में बैंकों के लिए 14 छुट्टियां तय की गई हैं। इन छुट्टियों को ध्यान में रखकर आप बैंक से जुड़े अपने सभी काम सही वक्त पर निपटा लें। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए आनंद चैनल।